अच्छा, आज की दुनिया में जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो क्या ख्याल आता है? संसद, विधानसभा, कोर्ट्स, यही सब ना? लेकिन जरा सोचिए, अगर ये कहा जाए कि झारखंड के जंगलों में सदियों पहले एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जो शायद आज के सिस्टम को भी टक्कर दे सकती है। जी हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जहां एडमिनिस्ट्रेशन और रिलीजन की ताकतें बिल्कुल अलग थी और सामुदायिक फैसलों में महिलाओं की भी आवाज सुनी जाती थी। तो चलिए आज इसी कमाल की व्यवस्था की एक-एक परत को खोलकर देखते हैं। इस पूरी व्यवस्था का जो सार है ना, वो एक बहुत पुरानी कहावत में छिपा है। कहावत है, पाहन गांव बनाता है एवं महतो गांव चलाता है। सुनने में तो बहुत सीधी सी बात लगती है ना? पर असल में इसी एक लाइन में शक्तियों के बंटवारे का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक शानदार ब्लूप्रिंट छिपा है। अब यहां गांव बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई ईंट पत्थर से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बनाने का मतलब है गांव की सामाजिक और आध्यात्मिक नींव रखना। मतलब जो पाहन है यानी गांव का पुजारी, वो समुदाय को धार्मिक और नैतिक तौर पर एक साथ जोड़ के रखता था, और महतो यानी गांव का मुखिया उसी मजबूत नींव पर एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ढांचा चलाता था। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को समझने की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये आया, मतलब उस समुदाय से जिनकी ये अद्भुत देन है। ये व्यवस्था है उरांव जनजाति की। देखिए, ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। इनका ज्यादातर जमाव करीब 90% दक्षिणी छोटानागपुर और पलामू डिवीजन में है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, ये लोग खुद को कुडुक कहते हैं, जिसका मतलब होता है इंसान, और इनकी भाषा भी कुडुक ही है। कितनी खूबसूरत बात है ना, कि एक पूरे समुदाय का नाम ही इंसान हो। देखिए, इनकी जो शासन व्यवस्था है वो मुंडा जनजाति से काफी मिलती जुलती है, पर इसमें एक बहुत बड़ा और कहना चाहिए प्रोग्रेसिव फर्क है। वो क्या है? वो ये कि जहां कई दूसरी पारंपरिक व्यवस्थाओं में महिलाएं पब्लिक लाइफ से दूर थीं, वहीं पढ़ा पंचायत में उन्हें बैठकों में शामिल होने का अधिकार था। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी आगे की सोच वाली बात रही होगी। बस यही एक छोटी सी बात इस पूरी व्यवस्था को अपने समय से बहुत आगे ले जाती है। तो अब आते हैं इस व्यवस्था के असल स्ट्रक्चर पर। जैसा कि हमने उस कहावत में सुना था, इसकी पूरी ताकत दो मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। जरा यहां देखिए, ये जो बैलेंस है ना, यही इस पूरी व्यवस्था की खूबसूरती है। एक तरफ है महतो का पद, जो वंशानुगत है, मतलब हेरिडिटरी, जिससे सिस्टम में एक स्थिरता और परंपरा बनी रहती है। और दूसरी तरफ है पाहन, जिसका हर 3 साल में चुनाव होता था। ये क्या दिखाता है? ये सीधे सीधे कम्युनिटी की सहमति और विश्वास को दिखाता है। मतलब एक ही सिस्टम में परंपरा और लोकतंत्र का इतना कमाल का बैलेंस। तो सवाल यह है कि ये महतो आखिर करते क्या थे? देखिए, महतो गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल हेड था, यानी गांव को चलाना कैसे है, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना और जो भी छोटे मोटे झगड़े हों उन्हें सुलझाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी थी। और जैसा हमने देखा, ये पद वंशानुगत था, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में एक कंटिन्यूटी बनी रहती थी। उनके काम के बदले में जो जमीन दी जाती थी उसे कहते थे महतोई खेत। अच्छा, अब बात करते हैं पावर के दूसरे पिलर यानी पाहन की। पाहन गांव का रिलीजियस हेड था, मतलब गांव में कब कौन सी पूजा होगी, त्योहार कैसे मनाए जाएंगे, ये सब कुछ पाहन तय करता था। और सबसे जरूरी बात, उसका पद वंशानुगत नहीं था। उसे हर 3 साल में सरहुल के दिन गांव के लोग मिलकर चुनते थे। हाँ, एक शर्त जरूर थी कि उस व्यक्ति का शादीशुदा होना जरूरी है। और पाहन को जो जमीन मिलती थी वो पहनाई भूमि कहलाती थी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं था कि गांव का पूरा शासन सिर्फ महतो और पाहन ही चला रहे थे। नहीं, उनके साथ काम करने के लिए एक पूरी टीम होती थी। तो गांव के लेवल पर, मतलब ग्राम पंचायत को चलाने के लिए ये 4 मजबूत स्तंभ थे: महतो, पाहन, भंडारी और बैगा। अब ये भंडारी और बैगा कौन थे? तो देखिए, भंडारी गांव का मैसेंजर था, जो पंचायत के फैसलों या मीटिंग की खबर गांव वालों तक पहुंचाता था। और बैगा, जिसे कुछ जगहों पर वैद्य भी कहते हैं, वो पाहन का असिस्टेंट होता था। उसका मेन काम था गांव के देवी देवताओं की पूजा पाठ करना और उन्हें खुश रखना। तो इस तरह ये चारों मिलकर एक टीम की तरह गांव की पूरी व्यवस्था संभालते थे। ठीक है, तो गांव के लेवल पर तो ये सिस्टम एकदम साफ है, पर यहाँ एक सवाल उठता है कि भाई, जहां इंसान होंगे वहां विवाद तो बड़े भी होंगे, और ये भी जरूरी नहीं कि हर कोई महतो के फैसले से खुश हो ही जाए। तो फिर क्या होता था? क्या इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कोई ऊपरी अदालत, मतलब कोई हायर कोर्ट जैसा भी इंतजाम था? जी हां, बिल्कुल था।
और इसी इंतजाम ने इस पूरी व्यवस्था को और भी ज्यादा न्यायपूर्ण और मजबूत बनाया। इस हायर कोर्ट को कहते थे पड़ा पंचायत। ये एक तरह की अपीलेट कोर्ट थी, मतलब अपील करने की जगह। जब कोई मामला गांव के लेवल पर नहीं सुलझ पाता था या कोई महतो के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होता था, तो उसके पास न्याय के लिए एक और दरवाजा था, पढ़ा पंचायत। ये 5, 7, 11, 21 या कभी-कभी 22 गांवों को मिलाकर बनती थी, और ये ना सिर्फ लोगों के आपसी विवाद बल्कि दो गांवों के बीच के झगड़ों को भी सुलझाती थी। और हाँ, इस हायर लेवल पर भी अपने खास अफसर होते थे। जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसे कहते थे पढ़ा राजा, जो एक तरह से उस पूरे इलाके का सुप्रीम जज था। उसकी मदद के लिए एक दीवान होता था, जिसे हम आज के चीफ जस्टिस जैसा समझ सकते हैं। फिर एक मंत्री था जो राजा को सलाह देता था, और जैसे गांव में मैसेंजर भंडारी था, वैसे ही पढ़ा के लेवल पर ये काम कोटवार करता था। इस व्यवस्था में एक और पद का जिक्र मिलता है जो बहुत दिलचस्प है, पैन भरा। ये वो व्यक्ति था जो पढ़ा पंचायत की बैठकों के दौरान सबके खाने पीने की व्यवस्था करता था। अब ये छोटी सी बात क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि ये सिर्फ एक अदालत नहीं थी, बल्कि एक पूरा कम्युनिटी इवेंट था, एक सामुदायिक आयोजन था। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी व्यवस्था आखिर हमें सिखाती क्या है। इस सिस्टम की एक और खास बात थी इसकी स्केलेबिलिटी, मतलब इसके विस्तार की क्षमता। जब कई पढ़ा आपस में मिलकर एक बड़ा संगठन बना लेते थे तो उसे कहते थे डांडा पढ़ा, जो एक तरह का फेडरेशन या महासंघ था। और पढ़ा पंच आश्विन महीने की पूर्णिमा को होने वाली एक खास सालाना सभा होती थी। तो इस पूरे सिस्टम की मुख्य ताकतें क्या-क्या थीं? चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस पावर का एकदम साफ बंटवारा, जैसा हमने महतो और पाहन के रोल में देखा। दूसरा, चेक्स एंड बैलेंसेस का एक इनबिल्ट सिस्टम। तीसरा, न्याय के लिए 2 लेवल की प्रोसेस, जिससे ये पक्का होता था कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। और चौथा, वंशानुगत स्थिरता और लोकतांत्रिक सहमति का एक बहुत ही अनोखा और सफल कॉम्बिनेशन। सबसे अहम बात यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर महतो के पास थी, तो धार्मिक और नैतिक पावर पाहन के पास। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, एक दूसरे पर हावी नहीं होते थे। किसी एक का फैसला ही आखिरी नहीं था, उसके ऊपर भी सुनवाई का मौका था। और ये सिद्धांत तो आज की मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम की भी नींव है ना? तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब सदियों पहले बिना किसी लिखित संविधान के ये समुदाय इतने व्यवस्थित, इतने न्यायपूर्ण और इतने संतुलित शासनतंत्र बना सकते थे, तो आज के दौर में हम इन पारंपरिक व्यवस्थाओं से असली डिसेंट्रलाइजेशन और जमीनी स्तर पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बारे में क्या कुछ नहीं सीख सकते? सोचिएगा जरूर।